Hello, students. Good morning to all of you. I hope તમે બધા ઘરે મજામાં હશો અને ધ્યાનથી ભણી રહ્યા હશો. સેમેસ્ટર 1ની એક્ઝામ માટે તૈયારી કરી રહ્યા હશો. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં એક કાવ્યની વાત કરી રહ્યા હતા. કોઈને યાદ છે કયું કાવ્ય હતું? કાવ્ય 22 વીરો કા कैसा हो वसंत. આપણે એ કાવ્યને અધૂરું છોડ્યું હતું, તો આજે બાકી રહેલું કાવ્ય પૂર્ણ કરશું. काव्य की शुरुआत करने से पहले हमने जो 3 पंक्तियां देखी थी उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं. वीरों का कैसा हो वसंत कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित यह काव्य वीरों को यानी कि जो सैनिक है, जो जवान है, बॉर्डर पर लड़ते रहते हैं, उनके लिए उन्होंने यह काव्य अर्पित किया है. पहली काव्य पंक्ति हम लोगों ने देखी थी, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत. यानी कि हिमालय से भी पुकार आ रही है, सागर भी गरज कर बार बार यही पूछ रहा है, और सभी दिशाओं यानी कि पूर्व, पश्चिम और भूनभ यानी कि पृथ्वी और आकाश और सभी दिशाओं से एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है, वीरों का कैसा हो वसंत. आगे देखा था, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत. यानी कि वसंत की ऋतु में जो सरसों यानी कि सरसव होता है वह खिल उठता है, उनके ऊपर पीले रंग के फूल आ जाते हैं, और ऐसी वसंत की ऋतु में कामदेव अनंग यानी कि कामदेव भी मदिरा लेकर पहुंच चुके हैं. वसु वसुधा पुलकित अंग अंग यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसका हर एक अंग भी प्रसन्न हो उठा है. लेकिन वीर वेश में किंतु कंत, लेकिन जो वीर है, जो जवान है, उन्हें इनमें से किसी भी बात में कोई इच्छा या कोई रस नहीं है. ऐसा होता है वीरों का वसंत कि उन्हें अपनी शौर्य और अपना पराक्रम दिखाने में ही अपनी शूरवीरता प्राप्त होती है. उन्हें ना ही मदिरा का कोई रस है, ना ही उन्हें किसी भी ऋतु में दिलचस्पी है. वह बस अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर दिखाना चाहते हैं. आगे देखा था, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान,
मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि जो कोकिला यानी कि जो कोयल है वह वसंत की ऋतु में अपनी तान में ही कूक रही है और एक और वीरों को रण में युद्ध पे जाने के लिए मारू यानी कि ढोल बज रहे हैं और उन्हें रण की ओर युद्ध के लिए जाना पड़ रहा है। इस समय उन्हें ऐसा लगता है कि जो जिंदगी में 2 पल उन्होंने जिए हैं वो सब उन्हें एक बार फिर से मिलने आ रहे हैं। तो वीरों का कैसा हो वसंत। तब कवयित्री ने यहाँ पर कहा है कि जब वो लोग युद्ध भूमि में रणभूमि में लड़ने जा रहे हैं तो उन्हें वसंत ऋतु की नहीं पड़ी होती है, लेकिन वह जो जिंदगी में बिताए हुए 2 पल हैं उन्हें याद कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का कैसा वसंत होना चाहिए। अब हम आगे की काव्य पंक्ति आज देखेंगे। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। देखिए यहाँ पर कवयित्री ने अतीत में यानी कि हमारे भूतकाल में हुए युद्धों को याद कर कर कहा है कि अब तो तू जाग कि ये युद्ध करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसकी उपमा देते हुए कवयित्री ने कहा है कि ऐसा ही चलता रहा तो वीरों का वसंत है वह युद्ध करने में ही जाएगा। कह दे अतीत अब मौन त्याग, यानी कि वह कहती है अतीत जो भूतकाल है उससे कि अब तू अपना मौन त्याग दे, अब तू चुप मत रहे। वीरों के वसंत की असली रूप के बारे में बता दे, यानी कि वीरों का वसंत कैसा होता है उसके बारे में अब तू बता दे। लंके तुझ में क्यों लगी आग, यानी कि हे लंके, लंके यानी कि रावण की लंका, उसमें भी आग लगी थी। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि रामायण में हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था क्योंकि रावण ने सीता का हरण कर लिया था। इसी कारण राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। तो हे लंके तुम भी बता दो कि तुमने हनुमान द्वारा आग लगाई थी क्यों। और हे कुरुक्षेत्र तू भी जाग और बता दे कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। और तुम सब अपने अनुभव से बताओ कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। बतला अपने अनुभव अनंत, यानी कि अपने युद्ध में हुए अनुभवों से आप कह सकते हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पर कवयित्री ने पुराने युद्ध को याद कर कर
वीरों के वसंत के बारे में कहा है कि वीर जवान है उसका वसंत युद्ध करने में ही निकल जाता है, क्योंकि पुराने प्राचीन समय में भी कुरुक्षेत्र में भी महाभारत का युद्ध हुआ था। तभी भी किसी ने वसंत ऋतु की परवाह नहीं की थी। तो हमारे जो वीर है, जो सैनिक है, वह वसंत ऋतु का लाभ उठाने के बजाय वह अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए वह सब युद्ध के मैदान में लड़ते रहते हैं। आगे देखते हैं। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड यानी कि जो हल्दी घाटी है वहाँ पर जो पत्थर मौजूद है वह कितने मजबूत और प्राचीन है। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड यानी कि जो सिंहगढ़ के भी पत्थर है वह भी कितने प्रचंड और प्राचीन है। वह हमें अतीत में हुए लड़ाइयों की याद दिलाते हैं। राणा ताना का कर घमंड यानी कि महाराणा प्रताप और तानाजी जैसे स्वाभिमान लोगों को याद कर दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत यानी कि इन सभी लोगों की जो स्मृतियाँ है, जो यादें हैं, वह अपने मन में ज्वलंत करना यानी कि फिर से ताज़ा करना और फिर से यही सोचना कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। पुराने समय में भी महाराणा प्रताप और तानाजी जैसे लोगों ने हमें स्वराज दिलाने में कितनी कुर्बानियाँ दी थी। उनकी जो स्मृतियाँ हैं उन्हें ताज़ा करना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का वसंत तो हल्दी घाटी के पत्थरों जैसा मजबूत होना चाहिए। उनके अंदर जो देश के प्रति लड़ने की ज्वाला होती है उसे उज्जवल करने के लिए यहाँ पर कवियत्री ने दो उदाहरण दिए हैं, हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के प्रचंड किले। जो पत्थर जो किले हैं वह इतने पुराने और प्रचंड है कि वह हमें स्वाभिमान और स्वराज्य की लड़ाई की याद दिलाते रहते हैं। राणा ताना यानी कि महाराणा प्रताप और तानाजी जैसे लोगों ने भी हमें स्वराज्य दिलाने में क्या क्या कुर्बानियाँ दी है उनकी भी याद दिलाते हैं। इन सभी स्मृतियों को ताज़ा करके फिर से एक बार यही बताना चाहते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी और सिंहगढ़
के द्वारा कवियत्री कहना चाहती है कि जो मुगल सम्राट अकबर और उनके राजपूत राजा थे वह अपने किले को बहुत चाहते थे परंतु सफल नहीं हुए। महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था। उस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने उस पर आक्रमण किया। कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया। यही वीरता का एक बहुत बड़ा मिसाल है और इसी जंग में तानाजी शहीद हो गए थे। इस उदाहरण के द्वारा कवियत्री यही कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष ही बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि महाराणा प्रताप और तानाजी ने भी इन दोनों किलों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी, शहीद भी हुए थे। तो वीरों का वसंत ऐसा होता है कि अपने देश को बचाने के लिए वह शहीद भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं। भूषण अथवा कवि चंद्र नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद्र नहीं, यानी कि आज के जमाने में जो कवि होते हैं वह भूषण और चंद बरदाई जैसे कवि नहीं होते हैं। चंद नहीं, चंद ये कवि का नाम है, उसका पूरा नाम चंद बरदाई है। तो आज के ज़माने में भूषण और चंद जैसे कवि नहीं मिलते हैं। बिजली भर दे वह छंद नहीं, यानी कि आजकल के कवि में ऐसी बात ही नहीं रही कि उनके लिखे हुए छंद को सुनते ही लोगों में बिजली भर जाए। बिजली भर जाए यानी कि बिजली हो, ऐसी भावना उनके मन में उठती ही नहीं। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, यानी कि हमारी कलम पर भी पाबंदियां लग चुकी है। हम अपने मन से खुलकर जो लिखना चाहते हैं वह लिख नहीं सकते। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो लिखना हमारे हित में नहीं होता है। यहाँ पर है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो कवियत्री यही कहना चाहती है कि उन्होंने जब ये काव्य लिखा वीरों का कैसा हो वसंत, तब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजी सत्ता ने देश में दमन चक्र चला रखा था। उस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। इसीलिए कवियत्री की कुछ रचनाएं हैं वह जब्त कर ली जाती थी
उसी संदर्भ में कवयित्री कहना चाहती है कि अपनी इच्छा से लिखने पर भी पाबंदी होती है। खुलकर कुछ लिखना संभव नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य है, फिर हमें कौन बताए कि वीरों का कैसा हो वसंत। आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता है कि लिखने वालों पर पाबंदियाँ होती हो, लेकिन कवयित्री के ज़माने में अंग्रेज़ों के राज में उनको अंग्रेज़ों के अन्याय के बारे में लिखना अपराध माना जाता था। तो अंत में भी कवयित्री यही कहती है कि फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का कैसा हो वसंत। इसी के साथ हमारा यह काव्य यहाँ समाप्त होता है। आपको अगर कोई भी पंक्ति समझ में न आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के होमवर्क में आप सभी को इस पाठ का स्वाध्याय लिखना है। यहाँ पर आपको स्वाध्याय से पहले कई शब्दार्थ दिए गए हैं, लेकिन मैंने आप सभी को काव्य के बीच बीच में कई ऐसे शब्द लिखने को कहे हैं जिनका अर्थ समानार्थी शब्दों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो शब्दार्थ में उन सभी शब्दों को जोड़ लेना। उसके बाद आप सभी को होमवर्क में स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय के तीनों प्रश्न अच्छी तरीके से अपने फेसबुक में नोट डाउन करना है। अगर कोई भी प्रश्नों का उत्तर समझ में न आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये ऑनलाइन लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू सो मच।